जहां दुनिया भर में सक्रिय सीरियल किलर्स की संख्या घट रही है, वहीं ऐसे बेरहम अपराधी समाज से पूरी तरह गायब नहीं हुए हैं। और आज भी जांचकर्ता, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और वंशावली विशेषज्ञ मिलकर ऐसे लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए काम करते हैं, चाहे उन्होंने अपराध 50 साल पहले किया हो या 5 महीने पहले। इन क्षेत्रों में काम करने वाले कई लोगों के लिए न्याय पाने की कोई समय सीमा नहीं है और सच अक्सर सिर्फ एक डीएनए के टुकड़े की दूरी पर होता है। इस वीडियो में देखें जब पुलिस ने सीरियल किलर के शिकारों के शव ढूंढे, ऐसे 3 मामलों की जांच करेंगे। उनतीस वर्षीय नाना कॉप का शव 7 जुलाई 1992 को नॉर्थ कैरोलिना के सूरे काउंटी में इंटरस्टेट 77 के किनारे पाया गया था। उन्हें कुछ दिन पहले क्लीवलैंड काउंटी के विश्राम स्थल पर एक अनजान शख्स के साथ ट्रक में जाते देखा गया था। नाना की कहानी दुखद है, लेकिन जब हम हिंसक अपराधों की बात करते हैं तो ऐसी कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं। वो कमजोर थीं, पैसों की तंगी थी और नशे की लत से जूझ रही थीं। सिर्फ 7 महीने पहले लत से ना उबर पाने के कारण उन्होंने 3 साल के बेटे की कस्टडी खो दी थी। बिकी ग्रेगरी ने मीडिया से कहा था, वो हमें बहुत प्यार करती थीं और हम भी उन्हें। सिर्फ इसलिए कि किसी ने कुछ गलत किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे प्यार करना बंद कर दें। दशकों तक जांचकर्ताओं का मानना था कि नाना शॉन पैट्रिक गोयबेल की शिकार थीं, जो एक लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर और सीरियल किलर था। नॉर्थ कैरोलिना राज्य में घूमते हुए वह कमजोर युवा महिलाओं को, जिनमें से अधिकांश सेक्स वर्कर थीं, उठा लेता था और उनके शवों को इंटरस्टेट के किनारे फेंक देता था। इसी वजह से बाद में उसे इंटरस्टेट किलर कहा जाने लगा। गोयबेल को 1995 में 28 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। उसने 1990 के दशक की शुरुआत में 4 अलग-अलग राज्यों में कम से कम 4 हत्याएं की थीं। हिरासत में रहते हुए उसने 45 वर्षीय ब्रेंडा हेगी की हत्या कबूल की, जो इंडियाना की रहने वाली थीं और जिनसे वो जनवरी 1995 में टेनेसी के एक सर्विस स्टेशन पर मिला था। 36 साल की एलिस हेंस ओहायो की सेक्स वर्कर थीं, जिनके अवशेष किंग्सपोर्ट टेनेसी में मिले। 34 वर्षीय शेरी मंसूर, जिनसे वो फ्रेडरिक्सबर्ग वर्जीनिया में मिला था और बाद में फरवरी 1995 में गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी थी। और 29 वर्षीय लिसा उरूरके, जिनकी भी जनवरी 1994 में मिसिसिपी में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उनका शव अल्बामा में फेंक दिया गया था। नाना गोबेल के लिए एक आदर्श शिकार जैसी लग रही थी, लेकिन एक डीएनए टेस्ट से पता चला कि वह हत्यारा नहीं था। 2021 तक सबूतों की दोबारा जांच नहीं हुई थी और वंशावली परीक्षण ने जांचकर्ताओं को 73 वर्षीय वॉरेन लूथर अलेक्जेंडर तक पहुंचने में मदद की। 15 मार्च 2022 को उस डायमंड हेड मिसिसिपी में गिरफ्तार किया गया और नॉर्थ कैरोलिना भेजा गया, जहां उस पर नाना के मामले से जुड़े आरोपों का सामना करना था। हालांकि जब उसे पकड़ा गया तो उसका डीएनए कोडिस में डाला गया और पुलिस ये जानकर हैरान रह गई कि उसका डीएनए 1970 के दशक से 3 अन्य महिलाओं की हत्या के मामलों से मेल खाता है। अलेक्जेंडर ने 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के बीच कैलिफोर्निया में रहकर कई तरह की नौकरियां की थीं। वो पहले टैक्सी ड्राइवर थे, फिर मरीन कॉर्प्स में इलेक्ट्रिशियन बने और अंत में गोयबेल की तरह लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर बन गए, जिससे उन्हें कई राज्यों में जाना पड़ा। माना जाता है कि 1970 के दशक में वो ऑक्सनार्ड कैलिफोर्निया लौटे और वहीं 3 हत्याएं की। 18 वर्षीय कैरोल फ्रिट्ज 29 मई 1977 को पोर्ट गुएनामे के एक मोटल रूम में मृत पाई गई थीं। वेलवेटन सांचेज वहीं 31 साल की थीं जब वो कुछ महीनों बाद
9 सितंबर को ऑक्सनार्ड के एक मोटल रूम में मृत पाई गईं। दोनों महिलाओं की अंडरवियर से गला घोंटकर हत्या हुई थी। दिसंबर के अंत में लॉरेन एंड रॉड्रिगेज का शव ऑक्सनार्ड प्लेन इलाके में मिला। वो 21 साल की थीं और उनकी मौत का कारण गला घोंटना पाया गया। लॉरेन के निधन के समय उनके 2 बच्चे थे और उन्हें एक समर्पित माता-पिता के रूप में वर्णित किया गया था। वेलवेट एक प्यार करने वाली मां थीं और उनकी हत्या के समय उन्होंने हाल ही में यूएस नेवी एक्सचेंज की नौकरी छोड़ी थी। कैरोल ने अभी-अभी हाई स्कूल पूरा किया था और अपने गृह राज्य मिशिगन से कैलिफोर्निया आ गई थीं। गॉबल की कई पीड़ितों की तरह ये तीनों महिलाएं भी सेक्स वर्कर थीं और कमजोर वर्ग से थीं। पुलिस वॉरेन अलेक्जेंडर और कसांद्रा ली मिलर की हत्या के बीच संभावित संबंध की भी जांच कर रही है, जो एक युवा महिला थीं और अक्टूबर 1975 में मारी गई थीं। जांचकर्ताओं के अनुसार कैरोल, वेलवेट और कसांद्रा के शवों को एक जैसे तरीके से रखा गया था, जो पीड़िता को अपमानित करने के इरादे से किया गया था। अप्रैल 2019 में दुनिया भर के समाचार माध्यमों में यह सुर्खियां आने लगीं कि मित्सेरो गांव, साइप्रस में, जो निकोसिया की राजधानी से लगभग 20 मील दूर है, एक झील में एक सूटकेस मिला जिसमें एक महिला के अवशेष थे। वो महिला चौथी पीड़िता थी जिसे एक अज्ञात सीरियल किलर से जोड़ा गया। ये मामला द्वीप की पहली सीरियल किलिंग के रूप में जाना गया। आज अपराधी का नाम निकोस मेटाकास के रूप में सामने आ चुका है, जबकि उसकी हत्याओं को मित्सेरो हत्याकांड कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर शव वहीं पाए गए थे। पुलिस ने उस झील में तलाशी ली जहां सूटकेस मिला था। जब मेटाकास, जो उस समय 35 साल का था, ने खुलासा किया कि उसने अपनी 3 पीड़िताओं के शवों को सूटकेस में डालकर एक जहरीली लाल झील में फेंक दिया था, जो एक बंद पड़े तांबे की खान का हिस्सा है। साइप्रस के पहले सीरियल किलर की जांच की शुरुआत अप्रैल की शुरुआत में हुई थी, जब 38 वर्षीय मैरी रोज तबुर्सियो, जो फिलीपींस की रहने वाली थीं, का शव उसी लाल झील के पास एक पानी से भरी खदान में मिला था। मैरी मई 2018 से लापता थी, अपनी 6 साल की बेटी के साथ, जिसका शव अभी तक बरामद नहीं हुआ था। जल्द ही हत्या की जांच शुरू की गई और मैरी के सोशल मीडिया और ऑनलाइन संदेशों की जांच करने पर पता चला कि वो मेटाक्सास, जो साइप्रस नेशनल गार्ड में एक सैन्य अधिकारी था, से एक डेटिंग साइट पर बात कर रही थी। मैरी का शव मिलते ही मेटाक्सास को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। अपनी बेटी सिएरा के अवशेषों की तलाश के दौरान पुलिस को एक और शव मिला, जो 28 वर्षीय एरियाने प्लानोस लोजानो की थी, जो एक और फिलिपीनी महिला थी। तीसरी पीड़िता की पहचान सैन्य फायरिंग रेंज में हुई, जहां मेटाक्सास ने पुलिस को भेजा। माना जाता है कि वो नेपाली या भारतीय मूल की थीं। एक और महिला, मारिका वाल्टेस अकियोला, जो फिलीपींस की 31 वर्षीय थीं, को उसकी चौथी पीड़िता माना जाता है, लेकिन मेटाक्सास ने शुरू में इससे इनकार किया था। हालांकि बाद में उसने अपना बयान बदल दिया और उसकी हत्या कबूल कर ली। आखिरकार उसने 5 महिलाओं और 2 लड़कियों की हत्याओं को स्वीकार कर लिया, जिन्हें उसने 2016 और 2018 के बीच अंजाम दिया था। मैरी की बेटी सिएरा का शव आखिरकार लेक मेमी में मिला, जो जिलियातोस गांव के पास है। उसे कालीन में लपेटकर ऊपर सीमेंट ब्लॉक बांधा गया था। उसकी 2 अन्य पीड़िताएं, एक रोमानियाई मां 36 वर्षीय लिविया बेन्यू और उसकी छोटी बेटी 8 वर्षीय एलेना बेन्यू थीं, जो दोनों सितंबर 2016 में गायब हो गई थीं। उनके शव पहले बताए गए रेड लेक में सूटकेसों में पाए गए थे। मेटाक्सास और उसके अपराधों के बारे में जानकारी सामने आने के बाद जनता और अभियान चलाने वाले समूहों दोनों की ओर से जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। अधिकांश लापता महिलाओं की रिपोर्ट जल्द दर्ज हुई थी, लेकिन साइप्रस पुलिस ने उन्हें विदेशी होने के कारण गंभीरता से नहीं लिया। अभियानकर्ताओं ने कहा कि ये हत्याएं साइप्रस की एक और बड़ी समस्या को उजागर करती हैं। प्रवासी श्रमिकों का अक्सर ऐसे कामकाजी हालात में शोषण होता है जो आधुनिक गुलामी जैसे हैं। कीसा के निदेशक ने रॉयटर्स को बताया कि देश में दोहरी व्यवस्था है, जिसमें गैर साइप्रस नागरिकों को स्थानीय लोगों जैसे अधिकार नहीं मिलते। यह भी उल्लेख किया गया कि साइप्रस में 1990 से अब तक 80 अनसुलझे लापता व्यक्तियों के मामले हैं।
इसके बाद पुलिस ने अपनी तरफ से हुई गलतियों की पहचान के लिए जांच शुरू की, जबकि देश के न्याय मंत्री ने लापता व्यक्तियों के मामलों को गलत तरीके से संभालने के कारण इस्तीफा दे दिया। मेटाकस के सार्वजनिक चर्चा में आने पर कई महिलाओं ने उन पर बलात्कार समेत कई अपराधों के आरोप लगाए। शुरुआत में उन पर सबूतों से छेड़छाड़ और न्याय में बाधा का आरोप लगा, लेकिन इन आरोपों के अहम सबूत खो गए या नष्ट हो गए। ये कैसे हुआ, इसकी ठीक परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। मेटाक्सस ने दावा किया कि उसने 2 महिलाओं और उनकी बेटियों की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे लगा महिलाएं अपनी बेटियों को वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहती थीं और वो माताओं को सजा देकर बेटियों को आजाद करना चाहता था। आखिरकार उस पर 7 हत्याओं का आरोप लगाया गया। जून 2019 में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे 7 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिसंबर 2024 में कनाडा के मैनिटोबा में जांचकर्ताओं ने विनिपेग शहर के उत्तर में स्थित प्रायोरी ग्रीन लैंडफिल में मानव शवों की तलाश शुरू की। शुरुआत में मैनिटोबा के अधिकारियों ने क्षेत्र की जांच से इनकार किया, ये कहते हुए कि इसमें 3 साल लग सकते हैं और लागत 184 मिलियन कनाडाई डॉलर हो सकती है। स्वदेशी नेताओं और नागरिकों ने मामले को सुलझाने की दृढ़ता दिखाई और ऑपरेशन की अनुमति के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लंबा दबाव डाला। मार्च 2025 में सिर्फ 4 महीने बाद उस स्थान से 2 महिलाओं के शव बरामद किए गए। आरसीएमपी ने इन व्यक्तियों की पहचान 29 वर्षीय मॉर्गन हैरिस और 26 वर्षीय मर्सिडीज मायरॉन के रूप में की। दोनों महिलाएं लॉन्ग प्लेन फर्स्ट नेशन की सदस्य थीं और 2022 की वसंत ऋतु में अपनी गुमशुदगी के समय विनिपेग में रह रही थीं। उन्होंने मिलकर 7 बच्चों और 1 पोते को पीछे छोड़ दिया। मॉर्गन की एक संतान कैम्ब्रिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अपनी मां के अवशेषों की खोज एक बहुत ही कड़वी मीठी घड़ी थी। ये मामला 16 मई 2022 को शुरू हुआ, जब कानून प्रवर्तन अधिकारियों को 24 वर्षीय रेबेका कॉन्टोइस का शव मिला, जो ओचिचाकोसिपी फर्स्ट नेशन की सदस्य और विनिपेग की निवासी थीं। उनके अवशेष विनिपेग के एक इलाके नॉर्थ किल्डॉन में मार्जॉय अपार्टमेंट्स के पीछे डंपस्टरों में पाए गए थे और उस दृश्य को बेहद भयानक और डरावना बताया गया था। ध्यान देने योग्य है कि अधिकारियों को यहां रेबेका के कुछ ही अवशेष मिले और जल्द ही पता चला कि बाकी अवशेष शायद पहले ही ब्रैडी रोड लैंडफिल पहुंच चुके थे, क्योंकि कुछ रिहायशी डिब्बे पहले ही खाली हो चुके थे। 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय तक जांचकर्ताओं ने 23 स्वदेशी समूहों के साथ मिलकर लैंडफिल में रेबेका के बाकी शरीर की तलाश की और आखिरकार 21 जून 2022 को उन्हें ढूंढ लिया गया। रेबेका की आखिरी गतिविधियों की जांच में पुलिस का ध्यान 35 वर्षीय जेरेमी स्किबिकी पर गया। जब उनसे 24 वर्षीय की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ की जा रही थी, तो उन्होंने हैरान कर देने वाला कबूलनामा किया और उसकी हत्या की बात स्वीकार कर ली। साथ ही कई अन्य महिलाओं की भी, जिनमें मॉर्गन हैरिस, मर्सिडीज मायरॉन और 31 वर्षीय एशले सिंग्स शामिल हैं, जिनका शव 2022 में मिला था, लेकिन 2025 तक उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। पहचान होने से पहले उन्हें बफेलो वुमन के नाम से जाना जाता था। वो भी विनिपेग से लापता हुई थीं। स्किबिकी की पृष्ठभूमि की जांच से पता चला कि उसका महिलाओं के खिलाफ हिंसा का इतिहास रहा है। 2015 की गर्मियों में उसे अपनी कॉमन लॉ पार्टनर पर हमला करने के बाद दोषी ठहराया गया था, जो उस समय गर्भवती थीं। उन्होंने बताया कि उनका गला दबाया गया, चेहरे पर मुक्के मारे गए और पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने सुरक्षा आदेश दायर किया, कहा कि डर है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं मर नहीं जाऊं, लेकिन आदेश खारिज हो गया। कारण स्पष्ट नहीं है। यह पहली बार नहीं था जब स्किबिकी ने साथी के साथ की हिंसा की हो। उनकी पूर्व साथी ने कहा कि उसने हिंसक कल्पनाएं व्यक्त की थीं और एक बार उसे इतनी जोर से दबाया कि उसके मुंह से खून निकल आया। 4 साल बाद स्किबिकी की पत्नी ने उसके खिलाफ सुरक्षा आदेश मांगा। उसने बताया कि उसे प्रताड़ना सहनी पड़ी और जान से मारने की धमकी भी मिली थी। अपनी अर्जी में उसने लिखा, उसने धमकी दी है कि वो मुझे मार डालेगा या दूसरी गैंग मुझे अगवा कर यातना देगी या सौदा कर देगी। उसने मुझे धमकाया कि वह मुझे कचरे के बैग में डालेगा।
संरक्षण आदेश की बात की सुनवाई में उसने कहा, मैं सच में अपनी जान को लेकर बेहद डरी हुई हूं। उसने ये भी बताया कि जब उसने भारी नींद की दवा ली थी और वो सो रही थी, तब उसके साथ उसका यौन शोषण किया गया। उसने इसे स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम कहा। उसने याद किया कि उठने पर उसकी अंडरवियर नीचे थी और उसकी एसटीडी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे उसे पति की हरकतों का पता चला। उसने बताया कि उसके पति ने तकिए से उसका दम घोंटने की कोशिश की थी और वो लगभग मर गई थी। सुरक्षा आदेश के बावजूद 2021 में स्किबिकी ने महिला पर घातक हथियार से हमला किया और अदालत के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगा। अगले साल उस महिला ने तलाक के लिए अर्जी दी। कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने स्किबिकी की पृष्ठभूमि की जांच उसकी फेसबुक पेज से की, जिसमें हिंसक, महिला विरोधी, यहूदी विरोधी और श्वेत सर्वोच्चता संबंधी सामग्री मिली। उसने खुद को होली यूरोप नामक एक छोटे दूरदराज श्वेत सर्वोच्चतावादी संगठन का सदस्य बताया, जो श्वेत यूरोपियों को नस्ल शुद्ध रखने, नस्ल मिश्रण से बचने और प्रवास व बहुसांस्कृतिकता का विरोध करने की सोच फैलाता है। जांचकर्ताओं ने स्किबिकी की यादों से घटनाओं की समयरेखा सफलतापूर्वक बनाई। एशली सिंग्स पहली पीड़िता थीं, जिनकी हत्या 15 मार्च 2022 के आसपास या उसी दिन हुई थी। इसी समय मर्सिडीज मायरॉन के परिवार ने उनसे आखिरी बार संपर्क किया। मॉर्गन हैरिस की हत्या 1 मई को होने का अनुमान है, जिस दिन उन्हें आखिरी बार जीवित देखा गया था, जबकि मर्सिडीज के बारे में माना जाता है कि उनकी मौत 3 दिन बाद 4 मई को हुई थी। गौरतलब है कि उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 26 सितंबर तक दर्ज नहीं कराई गई थी, इसलिए उस समय पुलिस को यह भी पता नहीं था कि वो लापता हो गई हैं। इस बीच रेबेका कॉन्टॉयस की अनुमानित मृत्यु तिथि 14 या 15 मई के आसपास थी। ऐसा माना जाता है कि उसने इन 2 महिलाओं से एक बेघर आश्रय में मुलाकात की थी। स्किबिकी पर 1 दिसंबर 2020 को सभी 4 हत्याओं का आरोप लगाया गया था। 6 नवंबर 2023 को पूर्व ट्रायल सुनवाई में उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की सुनवाई सिर्फ जज से कराने का अनुरोध किया, न कि जूरी से। इस अनुरोध को अस्वीकार किया गया। मुकदमे में खुलासा हुआ कि स्किबिकी ने पीड़ितों पर हमला कर, गला घोंटकर या डुबोकर मार डाला, शवों के साथ यौन दुर्व्यवहार किया और अवशेषों को टुकड़े टुकड़े कर कूड़ेदानों में फेंक दिया। उसके वकीलों ने यह तर्क देने की कोशिश की कि उसे मारने के लिए उसके सिजोफ्रेनिया के कारण हुई भ्रांतियों ने उकसाया था और वो ये नहीं जानता था कि उसने क्या किया है। हालांकि तर्क खारिज हुआ और उसे चारों आरोपों में दोषी ठहराया गया। वह कम से कम 25 साल तक पैरोल के लिए पात्र नहीं होगा। तब तक उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी।